Hello everyone, this is Irfan Aman. Once again, welcome to my YouTube channel Irfan Aman. आज हम लोग आरबीएल बैंक के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में बना हुआ है, लाइमलाइट में है उससे। क्यों है ये लाइमलाइट में, क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से देखते हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर में 10 दिन 8 दिन जो भी बोलो, एक हफ्ते के अंदर में इस बैंक का शेयर प्राइस 180 से समवेयर अराउंड 180 से 130 के भी नीचे आ गया। और अगर आप थोड़ा पहले जाते हो, आई मीन एक महीने का आप अगर डेटा निकाल के देखते हो, तो आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस 200 प्लस था। तो 200 प्लस से 130 पे आ जाना इतने कम टाइम में, इसकी क्या वजह है? काफी पैनिक का माहौल बन गया इन्वेस्टर्स में, काफी सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग भी कर दी स्टॉक को, जो कि वाजिब है, किसी के साथ भी होगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो आप लोग देखोगे कि दिसंबर के लास्ट वीक में एक न्यूज आया था, फ्लैश हुआ था। आरबीआई ने एकदम अचानक से आरबीएल बैंक के जो एमडी एंड सीईओ थे, विश्ववीर आहूजा, उनको इमीडिएट छुट्टी पे भेज दिया गया और इसका कोई भी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट रीजन नहीं दिया गया, राइट। और आरबीआई ने जनरल मैनेजर अपॉइंट किया, एडिशनल जनरल मैनेजर अपॉइंट किया योगेश दयाल को, और साथ ही राजीव आहूजा को इंटरिम सीईओ एंड एमडी बनाया गया, राइट। अब कभी भी आरबीआई, जनरली आरबीआई किसी भी बैंक के वर्किंग में या इस तरह उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर नहीं करती है, बट कभी भी ऐसा होता है तो इसके पीछे काफी सारे सवाल उठने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आरबीआई, वैसे आरबीआई के पास अथॉरिटी भी है, पावर है, राइट भी है ऐसा करने का। जब भी कभी अगर आरबीआई को ये लगे कि बैंक के वर्किंग में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी है कि जिससे बैंक के स्टेक होल्डर्स को कुछ आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक उसके डिपॉजिट्स अगर सेफ नहीं है, जैसा कि आपने पिछले अगर 2-3 साल का हम देखें डेटा, तो यस बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या हुआ यस बैंक के साथ आप सब लोगों को पता है। फिर हम बात करते हैं तो धनलक्ष्मी बैंक था, लक्ष्मी विलास बैंक था। तो इस तरह का एपिसोड दोबारा ना हो सकता है इसलिए किया गया हो, या ये भी हो सकता है कि उस तरह का कुछ ऑलरेडी बैंक के अंदर चल रहा हो जो जिसका इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं। सो दोनों बातें हैं, राइट। तो देखते हैं कि क्या वजह है। तो उसके लिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम क्या है। सच में यस बैंक की तरह इसका होने जा रहा है, या बस ये एक रूटीन सेटअप है। चूंकि विश्ववीर आहूजा जो थे वो 2010 से इस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, और आप जून 2021 में देखेंगे तो आरबीआई ने 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया था इनको, ताकि आप अपने सक्सेसर जब तक आपको नहीं मिल जाते, आप 1 साल के लिए आपके टर्म को बढ़ा दिया गया। बट वो 1 साल पूरा होने से पहले ही उनको छुट्टी पे भेज दिया गया, और फिर न्यू इंटरिम डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया, और आरबीआई ने एडिशनल चीफ मैनेजर भी अपॉइंट कर दिया। अब अगर हम डेटा की बात करें तो देखो, आरबीएल का जो सितंबर 2021 का अगर आप डेटा उठा के देखो, अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर का देखें तो डिक्रीज हुआ है, राइट। वहीं अगर हम एडवांसेस की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है। अब जो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊं तो ग्रॉस एडवांस की बात करें तो क्वार्टर 3 ऑफ 22 में ये 59,941 है। वहीं 1 साल पहले की बात करें तो ये 57,092 करोड़ था। टोटल डिपॉजिट की बात करें अभी दिसंबर एंड की तो ये 73,637 करोड़ है। और वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर सितंबर एंड की बात करें तो 75,588 करोड़। तो यानी कि टोटल डिपॉजिट में थोड़ा रिडक्शन आया है, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज आया था तो एकदम से जो खास करके बड़े डिपॉजिटर्स होते हैं, जिसे हम बल्क डिपॉजिटर्स भी कहते हैं, उन्होंने पैनिक होकर फटाफट काफी सारा अपना जो डिपॉजिट कर रखा था उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और भी छोटे मोटे जो भी डिपॉजिटर्स थे उन्होंने भी किया, बट ये जो फिनोमेना है वो रुक गया एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द
बैंक, राइट। उसके बाद हम कुछ और डेटा की बात करें, अगर हम देखें कासा रेशियो की, तो ये सितंबर क्वार्टर में 35.4% था, और यही हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 34.4% है। कासा रेशियो की हम बात करते हैं, ये करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट का रेशियो होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि बैंक का नेट प्रॉफिट क्या रहा, कैसा रहा, तो आप अगर एक साल पहले की इस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर यानी कि पिछले साल का देखो, तो ये 144 करोड़ था एक साल पहले, और अभी जो सेकेंड क्वार्टर का इस साल का रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग 31 करोड़ था। तो यानी कि प्रॉफिट काफी कम हुआ है, राइट। और कम होने की वजह भी बैंक ने बताई थी कि जो रिटेल पार्ट है, जो बैंक रिटेल पार्ट को लोन देता है, उसमें 5% का श्रिंकेज आया था, जिसके वजह से ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट जो रिसीव करती है बैंक उसमें भी कमी आया। और दूसरी बात ये कि कोविड सिचुएशन है, सिर्फ आरबीएल के साथ ही नहीं और भी बैंकों के साथ है कि बहुत सारे लोन बैड डिक्लेयर करने पड़ते हैं, करने पड़े, तो इसकी वजह से प्रोविजन बनाया जाता है। जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है उसका कुछ हिस्सा हम एज अ प्रोविजन बनाते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, तो वो प्रोविजनिंग भी बढ़ा, इसके वजह से भी प्रॉफिट कम हुआ है, राइट। और ये हर बैंक के साथ है। दूसरी तरफ हम बात करें कि ग्रॉस एनपीए का क्या स्टेटस है या नेट एनपीए का क्या स्टेटस है बैंक का, तो आप देखोगे कि सितंबर क्वार्टर की बात करें 2021 इस साल की, तो ग्रॉस एनपीए 5.4% है। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो ये 3.34% था, यानी कि ग्रॉस एनपीए में भी ऑलमोस्ट 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है हमारे पास वो 2.14% है, जो नेट एनपीए है। दूसरी तरफ अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं जो कि 16.3% है, यानी कि बैंक वेल फंडेड है, पैनिक की जरूरत नहीं है डिपॉजिटर्स को, राइट। उसके बाद अभी बैंक ने डिपॉजिटर्स को ये दिखाने के लिए कि वी आर वेल फंडेड, और उसने एडिशनल लिक्विडिटी भी जनरेट किया, किसके फॉर्म में 2600 करोड़ का उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेज किया है डिफरेंट बैंक से। वो दो तरह के उन्होंने रेज किए, एक तो 6 मंथ का और उसके एक उसे मिला है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और दूसरा 4% के, जिससे कि अभी बैंक के पास करंटली एक्सेस जो लिक्विडिटी है वो 15,000 करोड़ का। यानी कि ये सारे नंबर्स को देखते हुए ये तो मतलब ये हमें थोड़ा पिक्चर क्लियर करता है कि बैंक के पास काफी लिक्विडिटी है, फंड्स है। तो वो जो नौबत आती है रन ऑन अ बैंक या मोरेटोरियम पीरियड में डाल दिया जाता है, आप अपने डिपॉजिट्स निकाल नहीं पाते हो क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं होता, ये कोई भी सिचुएशन नहीं है। और आरबीआई ने भी ये स्टेटमेंट देके क्लियर किया था कि आरबीएल बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो गुड है, जस्ट ये एक रूटीन एक्टिविटी था जिसकी जो कि आरबीआई ने स्टेप किया। कुछ मैंने आपको बताया कि एक प्रिकॉशनरी मेजर भी होता है, क्योंकि जब आपको अगर याद होगा तो आप मार्च 2020 की बात करें, जब आरबीआई ने 5 मार्च को स्टेप लिया और जो भी मोरेटोरियम पीरियड में डाला, बैंक को अपने अंडर में लिया, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया था, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, कि आरबीआई को ये स्टेप पहले लेना चाहिए था, ऐसा होने के बाद लिया है। तो हो सकता है मतलब उस टाइम में लेट हो गया, तो हो सकता है अभी बैंक को मतलब इंटरनल क्या खिचड़ी पकड़ा है अभी किसी को पता नहीं है, कोई क्लैरिटी आई नहीं है। बट हम नंबर्स को देख के कह सकते हैं कि चीजें बेहतर है। आप अगर यस बैंक का नंबर्स देखते हो उस टाइम पे, मार्च 2020 के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम में उसकी तो बहुत बुरी हालत थी, उसके कंपैरिजन में ये नंबर बहुत ही बेहतर है, तो वैसी सिचुएशन तो नहीं आएगी। तो ये जो भी स्टेप लिया है आरबीआई ने, वो जस्ट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ताकि दोबारा वैसा कोई एपिसोड ना हो। अब एक बात और न्यूज में आ रही है कि हो सकता है कि अभी फिर मार्च में जब निफ्टी बैंक, आपने सुना होगा एक इंडेक्स है जो कि 12 बैंक को मिला के बनता है और वो बैंक के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी बात चल रही है मार्केट में कि हो सकता है कि अभी जब फिर से इसको दोबारा से कंसीडर किया जाएगा कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आरबीएल बैंक जो कि अभी उस निफ्टी बैंक का एक कंपोनेंट है, उसकी जगह पे
बैंक ऑफ बड़ौदा आया जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है अगर ऐसा होता है तो इससे काफी अमाउंट आउटफ्लो होता है, बट ये भी एक स्पेक्यूलेशन है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ टाइम बाद मार्केट में न्यूज आ जाए फिर कि हाँ ये जस्ट ऐसा ही था, जो कि अब नया सक्सेसर जो कि बैंक ने मतलब स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट, कि जो कि परमानेंट एमडी और सीईओ को ढूंढना भी शुरू कर दिया है। और एक न्यूज और आई जो आपने सुना होगा कि जो ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, डिपॉजिटर्स के पैसे मेहनत के हैं वो फिर से यस बैंक या और बैंक की तरह ना हो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बोला है कि आप इसमें इंटरफेयर करें, देखें, और ये भी यहां तक भी बात की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो आप इसे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ भी मर्ज कर दीजिए। तो ये सारी बातें अभी न्यूज में है, बट ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यू आर जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और आप लोग सब एक रैशनल इन्वेस्टर है, तो सारी चीजों को देखते हुए अपना डिसीजन ले, ना तो हमें पैनिक करके कोई डिसीजन लेना है। और ऐसा भी नहीं होना है कि हाँ कितनी बार होता है ना कि हमने देखा रही है तो 200 के ऊपर था, लाइफ टाइम हाई देखे तो ये तो 500 पे भी गया हुआ है स्टॉक, तो चलो बल्क में बाइंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, यस बैंक के साथ भी यही हुआ था, 400 पे था, 300 पे आया, 150 पे आया, तो लोगों को लगा रहे ये तो 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल खरीदते हैं, वो 10 रुपए पे भी आ गया और 5 रुपए पे भी आ गया, तो लोग इन्वेस्टर्स स्टक हो गए। तो जल्दबाजी ना करें, मतलब जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट कर ले, देख ले। और एक न्यूज और आई थी कि राधा कृष्ण दामानी और झुनझुनवाला ने ये ऑफर किया है बैंक को कि हम 10% स्टेक बाय करना चाहते हैं, बट ये भी बाद में क्लैरिटी आई कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो रैशनल इन्वेस्टर्स की तरह इस सिचुएशन में हमें एक्ट करना है और पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन पूछेंगे तो ठीक है, मैं भी इस स्टॉक का भी मतलब ओनर हूँ, आई हैव आल्सो सम अमाउंट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट मैंने अभी इसको सेल आउट नहीं किया पैनिक को, क्योंकि मुझे लगता है कि थिंग्स विल इंप्रूव लुकिंग एट द डेटा। कहना है आप लोगों से कि आप खुद ही एक रैशनल इन्वेस्टर हैं, सो डेटा को देखिए और थोड़ा वेट करिए न्यूज का कि और क्या पिक्चर थोड़ा क्लियर होने देते हैं। अभी Q3 का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें थोड़ा और बेहतर पता चलेगा हमें, और आरबीआई की तरफ से भी और आरबीएल बैंक की तरफ से भी क्लैरिटी वाले स्टेटमेंट्स आएंगे। अभी पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, सो टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन लुकिंग एट द पिक्चर एज अ होल। थैंक यू सो मच।